नमस्ते। इस वीडियो में मैं आज आपको कॉलम चैप्टर करवाने जा रहा हूँ जो आरसीसी का अगला चैप्टर है। तो आज का चैप्टर का नाम है कॉलम। चैप्टर का नाम लिखो सब, कॉलम डिज़ाइन। इस चैप्टर में हम कॉलम की डिज़ाइन सीखेंगे। हमने किन किन की डिज़ाइन सीख ली? हमने बीम डिज़ाइन करना सीख लिया, स्लैब डिज़ाइन करना सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं कॉलम डिज़ाइन करना। तो इसमें भी कुछ, सबसे पहले कॉलम होता क्या है उसकी डेफिनेशन। सबसे पहले कॉलम, कॉलम क्या होता है? आप सब ने कॉलम देखे तो ज़रूर होंगे अपने घर में, नहीं तो अपने कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में कॉलम आपने देखे हुए हैं। कॉलम, पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा क्या होता है। इट इज़ अ कंप्रेशन member subjected to axial load। ये कॉलम की डेफिनेशन होगी। अब कॉलम आपने देखा होगा तो कैसे कैसे, क्या मतलब चीज़ देखी होगी? आपने देखी होगी कि ये मान लो एक बीम है, बीम को सपोर्ट कौन देता है? बीम को सपोर्ट देते हैं कॉलम्स। ये आपके कॉलम्स। तो इन कॉलम को देखो, इन कॉलम पे कैसा लोड आ रहा है? एक्सियली लोड आ रहा है। अगर मैं सिर्फ एक कॉलम बनाऊं तो, अगर ये नाम ना के एक कॉलम बनाता हूं, ये रहा, ये है कॉलम। इसके ऊपर क्या है? ये कंप्रेशन मेंबर। मतलब आपने सुना होगा टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन जो वो खींचता है, मतलब अगर इस पेन पे मैं अगर बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं तो ये टेंशन हो गया। अगर मैं इसके दोनों तरफ ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगाऊं तो एक कंप्रेशन में आ गया। तो मतलब ये कंप्रेशन मेंबर है। मतलब इसके एक तो फोर्स इधर लगेगी, दबाने वाली फोर्स लगेगी इसको, एक इसके ऐसे फोर्स लगेगी। वो एक कैसी फोर्स है? एक्सियली लोड। मतलब एक्सियली लग रही है ये फोर्सेस, तो हम इसको कहते हैं कॉलम। ये क्या है? एक कॉलम। ये कंप्रेशन मेंबर है जिस पर लग रहा है एक्सियली, मतलब जो इसके एक्सिस पर लगता है वो लोड। मतलब ये इसकी एक्सिस है जो सेंटर से पास होती है, तो इसके ऊपर लोड लगने वाला, ऐसे लोड लगने वाले को कॉलम हम कहते हैं। आप सब ने, सिंपल सी बात है यार, आप सब ने कॉलम देख रखा है, सबको पता है कि उसके ऊपर कैसा लोड आता है। जिस डायरेक्शन में ऐसे लोड आता है ना, उसी इस लोड को हम कहते ही एक्सियली लोड है। ठीक है, और ये कंप्रेस होता है इस एक्सियली लोड की वजह से, तो ये कंप्रेशन मेंबर है। ये होगी कॉलम की डेफिनेशन। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ। एक रेशो होता है जो आपने उसमें भी पढ़ा था, स्लैब चैप्टर में। एक रेशो होता है स्लेंडरनेस रेशो, सॉरी स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। अगर ये तो हम पढ़ रहे हैं आरसीसी सब्जेक्ट है। अगर ये स्लेंडरनेस रेशियो किसी और सब्जेक्ट में होता, मान लो किसी और सब्जेक्ट में होता लैम्डा, तो इसका क्या होता? मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता? इसका फॉर्मूला होता स्पैन डिवाइडेड बाय आर
मिनिमम। ये होता है इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, स्पैन डिवाइड बाय आर मिनिमम। अब आर मिनिमम क्या होता है, सॉरी ये इस जगह या तो स्पैन लिख लो, नहीं स्पैन की, या तो आप स्पैन भी लिख सकते हो, नहीं तो आप एल इफेक्टिव भी लिख सकते हो। ठीक है, एल इफेक्टिव डिवाइड बाय आर मिनिमम। इफेक्टिव लेंथ आपने पिछले बीम के चैप्टरों में भी, पिछली वीडियोस में भी मैंने बता रखा है क्या होती है। आर मिनिमम होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, आर मिनिमम होता है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ये होता है आर मिनिमम। अब ये आपने पढ़ा होगा सोम चैप्टर में, सोम चैप्टर में आर मिनिमम के बारे में पढ़ा होगा। मैं बस आपको यहाँ पे बेसिक सब बता रहा हूँ आर मिनिमम होता क्या है। आर मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आई मैक्स डिवाइड बाई ए। आई क्या होता है, मूवमेंट इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ए एरिया। तो ये होता है आर मिनिमम का फॉर्मूला। यहाँ पे आई आर मिनिमम है तो यहाँ पे भी मिनिमम आएगा, आई मैक्स नहीं आई मिनिमम। तो हो गया ये रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हो गया लैम्डा। पर हम पढ़ रहे हैं आरसीसी सब्जेक्ट। इन आरसीसी, आरसीसी में लैम्डा क्या होता है, आरसीसी में लैम्डा होता है एल इफेक्टिव, ऊपर वाला तो सेम ही है, नीचे आर मिनिमम की जगह आ जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन एल एल डी। एल एल डी को क्या कहेंगे हम, एल एल डी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एल एल डी हो गया लीस्ट लेटरल डायमेंशन। मैं इस लाइन के नीचे नहीं जाऊंगा, शायद इस लाइन से नीचे कैमरे में दिख नहीं रहा, तो मैं इस लाइन तक ही पढ़ाऊंगा। तो ये आरसीसी में हम लैम्डा जब भी लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये लिखेंगे, ना कि ये। ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता क्या है, हम इस कॉलम चैप्टर में दो तरह के कॉलम पढ़ेंगे। एक तो होता है सर्कुलर कॉलम, एक होता है रेक्टेंगुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम सबसे पहले लिखते हैं, सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम के लिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है डाया ऑफ कॉलम। ठीक है, और फिर आता है रेक्टेंगुलर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम में क्या होता है, एक होती है लीस्ट लेटरल डायमेंशन इन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस है तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगी, डी। लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ कॉलम। डी को क्या लिखते हैं, डेप्थ। एल एल डी इन वाई एक्सिस, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगी, बी, कैपिटल बी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। तो ये हो गया कॉलम के बारे में, स्लेंडरनेस रेशो के बारे में। और आरसीसी में स्लेंडरनेस रेशो ये होता है, सर्कुलर कॉलम के लिए एल एल डी की वैल्यू डाया ऑफ कॉलम होती है, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए एल एल डी अगर एक्स एक्सिस में है तो कैप डी होगी डेप्थ, और वाई एक्सिस में है तो ब्रेथ होगी। तो यहाँ तक सर्कुलर कॉलम हो गया हमारा। अब मैं अगला टॉपिक डालो आप,
क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कॉलम, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम की क्लासिफिकेशंस करेंगे अब हम। सर्कुलर कॉलम नहीं, सॉरी, सिर्फ कॉलम। क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम। अब सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा। सबसे पहले तो मैंने ये जो करवाई है ना, सर्कुलर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम, यही यही है इसकी क्लासिफिकेशन। तो पहला लिखो ए, ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा। कौन सी है? पहली सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम, दूसरी रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, लैम्डा के अकॉर्डिंग दो कॉलम है, सर्कुलर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम। दूसरी क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे दूसरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे हम कॉलम को क्लासिफाई कर रहे हैं। ये तीन तरह के हैं, लेटरल टाई कॉलम। अब लेटरल टाई कॉलम कैसे होते हैं? जैसे मैं यहां पे एक कॉलम बना रहा हूं, ये कॉलम है, इनके ऊपर हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स डाल रहे हैं, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं अभी अपने को बार। अब हम लेटरल टाई डाल देंगे। ये जो अब हम इनको बांधने के लिए जो कॉलम जो बार्स डाल रहे हैं, स्टील बार्स, उन्हें हम कहते हैं लेटरल टाई। तो इन्हें क्या कह रहे हैं? लेटरल टाई। तो जिन कॉलम में ऐसे बार्स दिखे आपको, वो होते हैं लेटरल टाई कॉलम। दूसरा हेलिकल टाई कॉलम। हेलिकल कैसे होते हैं? मान लो मैंने एक सर्कुलर कॉलम बनाया, ये ऐसे सिलेंडर की शेप में होएगा सर्कुलर कॉलम। इसमें भी हमारे पास बार डले होंगे लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें देखना रीइंफोर्समेंट कैसे डलेगा। इनको हम कहते हैं टाइज कहते हैं। तो इसमें टाइज कैसी डलेंगी? ये ऐसी हेलिकल की फॉर्म में। ऐसे, जिसमें हेलिकल की फॉर्म में वो डले टाइज, तो हम उस जिस कॉलम में हेलिकल के फॉर्म में वो डले टाई, तो हम उसको कहेंगे हेलिकल टाई कॉलम। और तीसरा होता है कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम, इस वाले कॉलम को आप मेनली स्टील सब्जेक्ट में, आपका एक स्टील सब्जेक्ट आएगा, उसमें पढ़ोगे इस कॉलम को डिटेल में। तो इस कॉलम को मैं अभी बस नाम लिखवा रहा हूँ आपका इधर।
तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब हम कैसे सरिये डालेंगे उसके बेसिस पे ये कॉलम के टाइप हो गए। अब एक और टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग, सी ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग, मतलब लोडिंग के टाइप पे कॉलम के लोडिंग कैसे कैसे आ रही है उसके हिसाब से हम कॉलम को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम, कॉन्सेंट्रिक लोडेड कॉलम। अब कंसेंट्रिक लोडिंग, कंसेंट्रिक इस नाम से आपको क्या पता चल रहा है? कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक नाम से पता चल रहा है जो सेंटर, कंसेंट्रिक मतलब जो सेंटर पे लोड आएगा ना उसको हम कहेंगे कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम। तो अगर मैं कॉलम को इस तरफ से देखूं, इस तरफ से देखूं तो मेरे को क्या दिखेगा? ऐसे एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दिखेगा, इनकी दो एक्सिस भी होंगी, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अगर लोड कॉलम के बिल्कुल सेंटर से पास होता हुआ गया, मतलब यहां से पास हुआ, तो हम कहेंगे उसे कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अब जब कॉलम में हम लोड दिखाते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? पी से, पी कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम। दूसरा, ठीक है, ये पी क्या दिखा रहा है? पी दिखा रहा है कि लोड जो है ना वो सीधा इस पॉइंट से पास होता हुआ कॉलम के अंदर गया है। दूसरा एक्सियली लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड कॉलम। चलो इस कॉलम को मैं यहाँ पे समझाऊंगा क्योंकि ये कॉलम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी कॉलम के इर्द गिर्द सारा आधा चैप्टर है, आधे से ज़्यादा चैप्टर इसी लोडेड कॉलम के इर्द गिर्द है। तो इस कॉलम को मैं इधर समझाऊंगा। ये अगर लिख लिया हो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। एक्सियली लोडेड कॉलम, कॉलम को हम देख उसी जगह से ही रहे हैं, मतलब इधर से ही। इसकी भी एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, और इसकी भी एक्स एक्सिस। तो देखो ये हमारा कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है। जब अगर ये पहला लोड कहाँ लगा है? सेंटर पे से पास हुआ है। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब कॉलम को हम अलग अलग में बांट रहे हैं, तो अब सिंपल सी बात है कि ये लोड सेंटर से पास ना होकर थोड़ा कहीं और से पास होगा। तो वो कहाँ से पास होगा? एक्सियली लोडेड कॉलम में वो पास होएगा इधर से, थोड़ा सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा राइट साइड पे है। इसको हम कह देंगे पी। और इस पी की कितना ये इसने दूरी की है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, इसको हम कहेंगे ई मिनिमम। ठीक है, ई मिनिमम क्या है? ई का मतलब क्या है? इसेंट्रिसिटी। ई का मतलब क्या है? इसेंट्रिसिटी। और ई मिनिमम, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए? ये कम होनी चाहिए 0.05
LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो सुनो, एक्सियली लोडेड कॉलम क्या हुआ? एक्सियली लोडेड कॉलम वो कॉलम हुआ जब लोड इसेंट्रिसिटी मिनिमम, जब लोड पास होता है इसेंट्रिसिटी मिनिमम से। ठीक है, लोड कहां से पास हुआ? इसेंट्रिसिटी मिनिमम की डिस्टेंस से। अब ये जरूरी नहीं है ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में भी हो सकता है, पर एक जगह से ही पास करेगा, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। तो ये होती है वैल्यू इसेंट्रिसिटी मिनिमम, और इसकी वैल्यू अगर छोटी हुई 0.05 LLD से, तो हम कहेंगे ये हमारा एक्सियली लोडेड कॉलम है। सिंपल सी बात है, आपने अगर पहचानना है ना कौन सा एक्सियली लोडेड कॉलम है या नहीं है, तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखोगे। ये एक स्टार कंडीशन है, मतलब इस कंडीशन को आपको याद रखना ही रखना होगा। इस कंडीशन में आपके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व होंगे। तो एक्सियली लोडेड कॉलम को पहचानने की आपके पास ये है ट्रिक। अब तीसरा है एक्सियली लोडेड विद यूनी एक्सियल बेंडिंग। एक्सियली लोडेड विद यूनी एक्सियल बेंडिंग। अब इसमें ये होगा कि ये कॉलम है, ये इसकी एक्सिस है। अब ये और ज़्यादा इधर खिसक जाएगा, मतलब लोड अभी यहाँ पे लग रहा था, अब ये थोड़ा और ज़्यादा इधर हो गया, तो P अब इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू भी है, इसमें क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, मतलब ई मिनिमम बड़ा हो जाएगा 0.05 LLD से। तो हम कह देंगे एक्सियली लोडेड विद यूनी एक्सियल बेंडिंग। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम ही कर रहे हैं हम अभी। एक्सियली लोडेड विद बायएक्सियल बेंडिंग। मतलब ये कैसे होएगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब लोड दोनों तरफ से पास करे, मतलब बायएक्सियली, बाय का मतलब दो, बेंडिंग मतलब जब लोड इधर एक्स एक्सिस में भी पास करे पी एक्स, और इधर वाई एक्सिस से भी पास करे पी वाई, तो वो लोड होएगा एक्सियली लोडेड विद बायएक्सियल बेंडिंग। उस कॉलम को हम एक्सियली लोडेड विद बायएक्सियली बेंडिंग कहेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ स्पेशल नोट्स है वो लिख लो। स्पेशल नोट्स इधर ही लिखवा देता हूँ मैं। स्पेशल नोट्स, स्पेशल नोट्स में लिखो इफ लैम्डा रेशो छोटा है 3 से, तब हम कहेंगे ये क्या है? पेडेस्टल है, पेडेस्टल। अगर इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तब हम कहेंगे ये क्या है? कॉलम है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होगी जो IS कोडल ने हमें दी है। अब दो चीज और आती है पेडेस्ट कॉलम में भी। दो टाइप के कॉलम आ जाते हैं, शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, और आते हैं लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम कौन से होते हैं? शॉर्ट कॉलम, अब लैम्डा आपको पता तो चल गया, वो 3 से तो बड़ा ही होएगा, तभी कॉलम है, पर छोटा होगा
12 से, और लॉन्ग कॉलम जो 12 से भी, जब रेशियो 12 से बड़ा हो तो वो होते हैं लॉन्ग कॉलम। ये कुछ स्पेशल नोट है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को लिए, ये बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारे कॉलम का हो गया, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कॉलम का। अब एक आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, जो टेबल में, मतलब वो टेबल आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, उस टेबल के बिना न्यूमेरिकल सोल्व हो ही नहीं सकता। अगर आप उस टेबल को बिना करोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत ही जाएगा, मतलब होगा ही नहीं सोल्व। तो मैं मिटा दिया। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उस टेबल को याद करने के लिए, ठीक है। आज हम उस टेबल तक ही पढ़ेंगे। आप उस टेबल को याद करके आना, तो अगली वीडियो में उस टेबल से आके करेंगे। सबसे पहले होता है HIP। HIP को कैसे लिखते हैं? हेल्ड इन पोजीशन। फिर क्या है? NHIP, नोट हेल्ड इन पोजीशन। HIP हेल्ड इन पोजीशन। हेल्ड इन पोजीशन का नाम से पता चल रहा है एक पोजीशन पर फिक्स है। फिर इसके आगे मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड, मतलब वो कहीं हिल डुल नहीं सकता। नोट हेल्ड इन पोजीशन मतलब नोट फिक्स। तीसरी कंडीशन है RAR, restrained against rotation। मतलब रिस्ट्रेन मतलब रोकना, उसको बाधा देना, रोकना, रुकावट पैदा करना रोटेशन में, मतलब घूमने नहीं देना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो रोटेशन। फिर इसी का ही NRAR, यहाँ पे बस नोट लगा दो, नोट, बाकी ये रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब अब रोकना नहीं है उसे घूमने से, तो यहाँ पे लिख दो रोटेशन। रोटेशन होगी इस केस में, ठीक है। फिर फिफ्थ है PRAR। P का मतलब है बस पार्शियली, बाकी सेम वही, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब ये घूमने देगा भी और नहीं भी देगा। आधा घूमेगा फिर रोक लेगा, आधा घूमेगा फिर रोक लेगा। तो हम इधर लिख देंगे पार्शियली रोटेट, पार्शियली रोटेट, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे HIP, NHIP, RAR, NARAR, NRAR, PRAR। अब देखो, जब कॉलम को मैं ऐसे दिखाऊंगा, नीचे से फिक्स कर दूंगा और एक ऐसे लाइन दिखा दूंगा। जब मान लो ऐसे है, नीचे फिक्स है एकदम, ये फिक्स का साइन ऐसे होएगा, फिक्स है, और मैं अब कॉलम की बकलिंग दिखा रहा हूँ, कैसे कॉलम बक्कल होएगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे इसको घुमाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके। अगर नीचे लगा हुआ है, मान लो ऐसा ट्रायंगल सा बना हुआ है,
तो मतलब समझ जाना, रोटेशन का कोई केस है और कॉलम ऐसे है, तो मैं इसके यहाँ से ही स्टार्ट कर दूंगा और ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये कॉलम की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखा दी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टेबल, ये लिखना है लिख लो, वो टेबल अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उस टेबल को मैं दो हिस्सों में बनाऊंगा, आधी टेबल इधर बनेगी, आधी टेबल इधर, आधी इधर। तो इधर लिख रहा हूं मैं एंड कंडीशन, एंड कंडीशन। और इधर लिख रहा हूं थ्योरेटिकल एल इफेक्टिव की वैल्यू और आई एस कोडल की एल इफेक्टिव की वैल्यू। तो एंड कंडीशन, पहली कंडीशन लिखो, मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि ये दिख नहीं पा रहा और ना ही मैं ऐसे लिख पाऊंगा सही से। तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ या एक काम करता हूँ, एंड कंडीशन में इधर बना लेता हूँ, एंड कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले ये तो मैं आपको ड्रॉ जो कर रहा हूँ ना वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको कंडीशन क्या लिखी आएगी, आपको लिखी आएगी, अब ये कैसी कंडीशन है, ऊपर वाली, पहले मैं ऊपर वाली लिख रहा हूँ यहाँ पे एच आई पी, हेल्ड इन पोजीशन। हेल्ड इन पोजीशन का कैसे पता लगा, ये इनसे पता लगा कि ये फिक्स है ना, तो ये हेल्ड इन पोजीशन। और या फिर और क्या है, नोट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ये रोटेट होने देगा, ये ट्रायंगल का मतलब ही है कि ये रोटेट होने देगा। नीचे भी सेम एच आई पी, हेल्ड इन पोजीशन, नोट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, आपको कंडीशन ऐसे आएगी, हेल्ड इन पोजीशन एंड नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ द एंड ऑफ कॉलम। तो इस केस में आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, जब ये कॉलम बेंड होएगा तो आपको बताया था कि ये इधर से लेकर पूरा ऐसे बेंड होगा, तो ये इसकी वैल्यू एल है। थ्योरेटिकल केस में इसकी वैल्यू होगी 1.0 एल, आई एस कोडल की वो होगी 1.0 एल। ठीक है, अब केस सेकंड, केस सेकंड देखो, केस सेकंड नीचे वाला ट्रायंगल हटा दिया बस हमने, ऊपर क्या है, ऊपर तो वही सेम कंडीशन है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे एच आई पी या फिर एन आर ए आर। हेल्ड इन पोजीशन एक जगह फिक्स है और नोट रेस्टेन मतलब ये घूम सकता है। नीचे क्या है, नीचे एच आई पी तो है, हेल्ड इन पोजीशन मतलब एक जगह फिक्स तो है पर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। अब ये घूम नहीं सकता, घूम नहीं सकता ये कैसे पता चला, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है। तो इस पे कैसे होगा, ऐसे इसकी बकलिंग होगी, इसकी लेंथ तो एल है, पर अब हमें ये नहीं पता ना एल इफेक्टिव क्या होगा, तो वो हमें
दिया थ्योरेटिकल तो 0.7 एल है, और आई एस कोडल कहता है कि 0.8 एल ले लो। ठीक है, अब थर्ड केस, थर्ड में देखो ये कॉलम, अब मैंने ऊपर वाले का भी ट्रायंगल हटा दिया, तो ऊपर वाली क्या कंडीशन होगी, हेल्ड इन पोजीशन तो है ही, और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है। नीचे भी सेम हेल्ड इन पोजीशन है, हेल्ड इन पोजीशन और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ से ये ऐसे बक्कल होगा, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, जबकि इस पूरे की वैल्यू क्या है, कैपिटल एल। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5L, 0.65L, इसकी ये वैल्यू होगी। अब आता है थर्ड कंडीशन, थर्ड में देखना, थर्ड नहीं फोर्थ कंडीशन, नीचे तो सेम ही है। अब ऊपर जाके एक बॉक्स सा बना दिया। अब नीचे तो सेम ही कंडीशन है, हेल्ड इन पोजीशन, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। ऊपर वाली कंडीशन क्या बनी, नोट हेल्ड इन पोजीशन, NHIP, नोट हेल्ड इन पोजीशन, और या फिर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। मतलब ये ना ही पोजीशन पे हेल्ड नहीं है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पर ये जो बॉक्स बनाया है ना, ये दिखा रहा है कि ये घूमने नहीं देगा। तो इसका ये कैसे होगा, इधर से जाके अगर जब इस पे लोड होएगा तो कॉलम इसका ऐसे बैंड होगा। तो इसमें क्या वैल्यू है, थ्योरेटिकल तो हमें पता नहीं, प्रैक्टिकल वो IS कोडल ने दी है 1.5L। ये हो गए 4 केस। अब आगे 3 केस रहते हैं, वो करवा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ एंड कंडीशन, एंड कंडीशन, थ्योरेटिकली एल इफेक्टिव की वैल्यू और IS कोडल के हिसाब से एल इफेक्टिव की वैल्यू। एंड कंडीशन 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पे फिफ्थ में क्या करें हम, सिर्फ ये जो डॉट है ना, ये हटाएंगे। ये डॉट क्या दिखा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे सेम ऐसे ही, ऊपर ये बॉक्स। नीचे केस भी सेम वही है, हेल्ड इन पोजीशन, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। पर ऊपर क्या बना, ऊपर बना नोट हेल्ड इन पोजीशन, और एक और केस बनेगा पार्शियली रोटेट अगेंस्ट रोटेशन। अब ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये घूमने नहीं देगा। पर यहाँ पे डॉट नहीं है, तो ये पार्शियली आधा घूमेगा, आधा नहीं घूमने देगा। तो इसकी वैल्यू है 1.0L थ्योरेटिकल की, तो और IS कोडल ने क्या है 1.25L ले लो आप। ठीक है। 6th केस में क्या होगा, 6th केस में वापस ट्रायंगल आ गया, बॉक्स डॉट वाला। तो डॉट वाला बॉक्स है, यही सेम दिख रहा है, तो यही सेम कंडीशन ऊपर, तो नॉट हेल्ड इन पोजीशन और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। पर नीचे कैसा है, पहले केस जैसा, तो पहले केस जैसी वैल्यू
हेल्ड इन पोजीशन और नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी 2.0L, यहाँ पर भी 2.0L। अब लास्ट एंड फाइनल केस, लास्ट एंड फाइनल केस नीचे तो सेम वही है और ऊपर बस ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो ऊपर कौन सा केस बनेगा, ये अपनी पोजीशन पे हेल्ड है नहीं है तो लिखो नॉट हेल्ड इन पोजीशन। घूमने से इसे कोई रोक रहा है नहीं रोक रहा तो लिखो नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। पर इसमें देखो हेल्ड इन पोजीशन है हाँ तो HIP, घूमने से रोक रहा है हाँ तो रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम है 2.0L और 2.0L। तो आपको ये जो ऊपर वाले केसेस है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म बताई है और ये कैसे बिहेव करते क्या चीज़ है ये बताया है। तो उधर से जाके आप इनकी फुल फॉर्म जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम कुछ नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में आपको ये एंड कंडीशन ही लिखी होगी कि हेल्ड इन पोजीशन है और नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है या क्या है। तो आपको उनसे ये वैल्यूज़ याद ही रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको कॉलम का अगले चैप्टर करवाऊँगा।